सभी मैथिल बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नित नई ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। मैं लक्ष्मीकांत मैथिल प्राचार्य हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में। आज का वीडियो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि बनाया जाए, परंतु समयाभाव के कारण वो बना नहीं सका। आज जिस मुद्दे पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूँ मैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे की समझ अगर हम लोग हो जाएगी हम लोगों को, तो हमारे समाज की तरक्की को एक नई दिशा मिल सकती है कि किस प्रकार हम आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा समाज और भी सशक्त और मजबूत हो। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि बिहार के मैथिल ब्राह्मण और बिहार के बाहर के मैथिल ब्राह्मण, जिनको प्रवासी मैथिल ब्राह्मण भी कहा जाता है, उनमें मूलभूत अंतर क्या है और इन अंतरों के कारण प्रवासी मैथिल ब्राह्मणों के साथ क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनके पास क्या अवसर हैं, जिससे कि वो नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं या जो दिशा चली आ रही है उसी में ही कुछ ऐड करके, कुछ घटा के, कुछ संशोधन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे कई सारे जानकार लोग और पूर्वज ये बताते रहे हैं कि हम लोग मिथिला, जो कि बिहार में है, वहाँ से निकले और विभिन्न विभिन्न जगहों पर बस गए। इसकी वजह से हम लोग प्रवासी मैथिल कहलाए। अब मैं कुछ अंतर सूची के माध्यम से 1 बाय 1 लूँगा और उसके बाद निष्कर्ष हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर भी मैं कुछ प्रश्न छोड़ूंगा, स्वयं सोचकर आप निर्णय ले सकते हैं और कुछ निर्णयों के लिए मैं आपकी मदद भी करूंगा। तो एक शेर के साथ अपनी वार्ता शुरू करना चाहता हूँ कि आसमानों से जो फरिश्ते भी उतारे जाएं, आसमानों से जो फरिश्ते भी उतारे जाएं, इस दौर में अगर वो भी सच बोलें तो मारे जाएं। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो इसी वाक्य पर चलते हुए मैं आज का वीडियो पूरी ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से बनाने की कोशिश करूँगा। बिहार के मैथिल ब्राह्मण और प्रवासी मैथिल ब्राह्मणों में क्या अंतर है? तो सबसे जो पहला अंतर है कि बिहार के मैथिल ब्राह्मण का प्रशासनिक सेवाओं में और राजनीति में बहुत अच्छा खासा वर्चस्व है। प्रशासन में वे विभिन्न पदों पर हैं, जैसे कि IAS, PCS, बैंकिंग, एजुकेशन और डाक विभाग, रेलवे, जितने भी विभाग या सरकारी नौकरियां कल्पना हम कर सकते हैं, उन सभी में अच्छी खासी तादाद में हैं और प्रशासन में भी हैं। साथ ही जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें भी उनकी अच्छी खासी तादाद है।
लेकिन प्रवासी मैथिल ब्राह्मणों में ये चीज़ देखने में नहीं मिलती। हमारे प्रवासी मैथिलों में गिने चुने, उंगलियों पर गिने जाने वाले 1 2 3 4 आईएएस होंगे, कुछ पीसीएस भी हैं, वो भी उंगलियों पर गिन सकते हैं। शिक्षा विभाग में भी हैं, उच्च पदों पर शिक्षा विभाग में भी काफ़ी कम संख्या है। तो ये एक अंतर हुआ कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है विभिन्न विभागों में और सरकारी नौकरियों में या प्रशासन में या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में वो बहुत कम है, जबकि बिहार के मैथिल ब्राह्मणों का बहुत अधिक है। राजनीति में भी अगर हम देखें तो न सिर्फ बिहार में बल्कि जो बिहार से जुड़े हुए प्रवासी मैथिल ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार से जो अभी भी उनके घर हैं वहाँ पर, लेकिन वो बाहर 2-4 साल पहले 10 साल पहले किसी नौकरी के सिलसिले में बाहर गए और वहाँ पर भी वे राजनीति में भी अच्छी सक्रिय भूमिका में हैं और इनके विधायक सांसद बिहार में अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति में भी इनका दबदबा है। विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, एमएलसी हैं और भी जितने भी हम कल्पना कर सकते हैं राजनीति में जो पद होते हैं उन सभी में वे मौजूद हैं। लेकिन प्रवासी मैथिलों में ये देखने में नहीं मिलता। फिर वही बात मैं कहूँगा कि राजनीति में भी हमारे पास कुछ चुनिंदा जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे 1-2 एमएलसी होंगे। जनप्रतिनिधि के तौर पे डायरेक्ट इलेक्टेड अगर हम कहें विधायक या सांसद, हमें तो लगता है कि शून्य होंगे, लेकिन अगर आपकी जानकारी में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे समाज से भी 1-2 विधायक और सांसद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। हाँ, प्रधान हो सकते हैं 2-4 हमारे किसी प्रदेश में हो, लेकिन कोई खास प्रतिनिधित्व हमारा राजनीति में नहीं है। तो ये अंतर हुआ। फिर एक अंतर है कि वहाँ जो टाइटल लगाते हैं बिहार में, वो उनका जो टाइटल है वो है झा और मिश्रा। लेकिन जो प्रवासी मैथिल हैं वो अधिकतर शर्मा टाइटल का या सरनेम का यूज करते आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि ख़ास तौर पर मैं मध्य प्रदेश का नाम लेना चाहूँगा, जहाँ के सरनेम मैथिल अपनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी कई महानुभावों के प्रयासों से कुछ सक्रियता आई है और यहाँ भी अब लोग मैथिल टाइटल अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मन बना रहे हैं और कई लोगों ने शुरू भी कर दिया है। तो ये एक अंतर हुआ कि वहाँ पर झा और मिश्रा जो टाइटल उनके बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन हमारे प्रवासी मैथिलों में जो टाइटल है वो शर्मा लगभग 90% और बाकी में 10% मैं कहूँगा। इसके बाद आ जाते हैं व्यवसाय पर, प्रोफेशन पर। तो जो प्रोफेशन है बिहार के मैथिल ब्राह्मणों का, वो वेदों का अध्यापन, मंदिर या जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर पुजारी के तौर पर, राज पुरोहित के तौर पर, वंशावली एकत्र करने वाले जो पुरोहित हैं उनके तौर पर इनका व्यवसाय रहता है। और शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन तो है ही। तो एक तरह से जो ब्राह्मणत्व का कार्य है वो ये वहाँ पर करते हैं। परंतु जो
प्रवासी मैथिल हैं उनमें धार्मिक स्थलों पे पुजारी, पुरोहित, वेदों का अध्ययन ये नहीं देखा जाता। और अगर होता भी होगा तो कुछ चुनिंदा 2-4 लोग या 1% 2% लोग इसमें रुचि रखते होंगे और करते होंगे। लेकिन प्रवासी मैथिल में जो मुख्य व्यवसाय रहा है, अब कुछ चेंज हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन वो रहा है व्यवसाय काष्ठ कला और लौह कला का। स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूँ तो बढ़ईगिरी और लोहारगिरी, इन व्यवसाय से संबंध प्रवासी मैथिलों का जरूर रहा है। किसी भी पीढ़ी में रहा हो सकता है। कोई अगर ये कहे कि अब तो हम लोग ये काम नहीं करते, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें ज़रूर ये काम रहा होगा। फिर भी अगर कोई ये भी दावा करे कि नहीं, हमारे किसी पीढ़ी में भी ये काम नहीं हुआ, तो भी मैं मान लूँगा। लेकिन फिर मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपकी जो रिश्तेदार हैं, जिनसे रिश्ते आपके हुए हैं, जहाँ शादी संबंध हुए हैं, वहाँ किसी न किसी पीढ़ी में ये काम हुआ होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अनिवार्य रूप से काष्ठ कला और लौह कला यानी शिल्प कार्य हुआ है। अब बात ये आती है कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। बताने का एकमात्र कारण ये है कि हम लोग ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, वो समझ सकें, ताकि हमें कौन सी राह चुननी है इसमें आसानी हो सके। क्योंकि जब तक हम दिग्भ्रमित रहेंगे, दिशाहीन रहेंगे, तब तक हम इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे और सही दिशा न पकड़ने के कारण हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है कि हम अपनी कम से कम सही दिशा तो पकड़ लें, तो धीरे चलते हुए, तेज चलते हुए, रेंगते हुए, रगड़ते हुए कभी ना कभी तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर वो रास्ते पर ही हम नहीं जा रहे हैं जहाँ मंजिल हमें मिलेगी, तो फिर तो कितनी भी तेज चलो, कितने भी धीरे चलो, कैसे भी चलो, लेकिन मंजिल तक तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है बात। अब बात ये है कि हम तो कहते हैं कि हम मिथिला से निकले और वहाँ के हम मैथिल ब्राह्मण हैं, जिन्हें प्रवासी मैथिल भी कहा जाता है। लेकिन क्या मिथिला के मैथिल ब्राह्मण आपको अपना सगा संबंधी, आपका रिश्तेदार, अपना रिश्तेदार या आपसे कनेक्शन मानते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे मैंने कहा कि श्याम मेरा रिश्तेदार है, किसी थर्ड पर्सन से कहा, जैसे सपोज करो कि किसी अभिषेक नाम के व्यक्ति से मैंने कहा कि श्याम मेरा रिश्तेदार है। अब अभिषेक ने श्याम से पूछा कि भाई लक्ष्मीकांत ये कह रहे थे कि आप उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत ही कहा, पलट के जवाब दिया श्याम ने कि नहीं, वो तो मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अभिषेक ने क्या हमारे बारे में कल्पना की कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, क्योंकि अगर ये रिश्तेदार होता श्याम का, तो श्याम भी जरूर कहता हाँ हाँ भाई वो रिश्तेदार हैं हमारे और रिश्ते में ये रखते हैं। तो नंबर 1 कि मिथिला के जो मैथिल ब्राह्मण हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर सही ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं मुझे, कि वो लोग प्रवासी मैथिल को अपना न तो रिश्तेदार मानते हैं, न नाते रिश्तेदार मानते हैं, न सगा संबंधी मानते हैं, और बल्कि वो तो यहाँ तक मानते हैं, जो मुझे पता चला है, कि ये मैथिल ब्राह्मण हैं ही नहीं। नंबर 1। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, एक उदाहरण के तो लेकर के हम समझ सकते हैं कि
आपने देखा कि जब आज पार्टीशन हुआ, इंडिया का, भारत का बंटवारा हुआ, तो धर्म विशेष के लोग भारत में आए और वे लोग जो भारत में आ गए अपने को पाकिस्तान से जुड़ा हुआ महसूस इस मायने में करते होंगे कि उनके नाते रिश्तेदार वहाँ पर छूट गए। लेकिन क्या पाकिस्तानी लोग उनको अपना रिश्तेदार या सगा संबंधी मानते हैं? मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानते, बल्कि नफ़रत ही करते हैं और ख़ास नाम से भी उन्हें बुलाते हैं जिसे मुहाजिर कहते हैं। और अगर वो यहाँ से वहाँ जाएं भी तो बिल्कुल भी उनकी इज्जत नहीं करते। वो भले ही उनके धर्म के हों, लेकिन वो एक हिंदुस्तानी की तरह देखे जाते हैं वहाँ, ना कि उनके धार्मिक जो उनका रिलीजन है या धर्म है उसके तौर पर वहाँ देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के तौर पर देखे जाते हैं और वो नफ़रत का ही शिकार होते हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल हुआ कि यहाँ के लोग हैं वो तो रिश्तेदार वहाँ पर होने की वजह से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब तो कई पीढ़ियाँ निकल गई तो हो सकता है वो जो कनेक्शन था वो टूट रहा हो अब धीरे धीरे, लेकिन चूँकि पहले तो डायरेक्ट उनके परिवार के ही लोग वहाँ रहते होंगे तो वो ज़्यादा महसूस करते होंगे जुड़ा हुआ। लेकिन उन्होंने, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने कभी महसूस नहीं किया यहाँ के जो यहाँ चले आए लोग उनके लिए, यानी प्रवासी जो हो गए इधर, उनको उन्होंने कभी अपने से जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया। नंबर एक। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए हम किसी वजह से मान लीजिए गंजे हो गए और बाल हमारे उड़ गए, तो क्या हम हर किसी को ये बताते फिरेंगे कि नहीं पहले तो हमारे बहुत घने बाल थे, बहुत अच्छा लगता था, मैं ये था वो था, अब मेरे बाल उड़ गए हैं लेकिन मैं हूँ वही जो पहले था? क्या इस बात पर कोई आपकी बात सुनेगा? और सुनेगा तो क्या समझेगा? और क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो हमारी बात ये सुने? अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? क्योंकि जो अन्य जातियां हैं किसी भी प्रदेश में हो, वो प्रवासी मैथिलों को क्या कहकर बुलाती हैं ये बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि हमें तो मिथिला के मैथिल ब्राह्मण भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो अब क्या राह बची है? तो राह ये बची है कि अब हमें खुद ही सशक्त होना पड़ेगा। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए साथियों कि हम लोग इतने काबिल हैं, हम लोग इतने कैपेबल हैं, हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा है कि हम खुद के दम पर भी खड़े हो सकते हैं। तो अब आप ये प्रश्न करेंगे कि अब तक क्यों नहीं हो पाए? निश्चित रूप से बहुत सारे व्यक्तिगत प्रयासों से अच्छे अच्छे पदों पर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे सोशल एक्टिविस्ट, अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे अच्छे वकील, ये सब हमारे समाज में होते रहे हैं। लेकिन फिर वही बात हम लोग कहेंगे कि हमारे द्वारा चुने गए जो गलत या उधार के जो सरनेम हैं, उनकी वजह से वे ब्राह्मण जो हैं कानिकोब्ज, सनाट, सारस्वत, इनके पीछे छुप कर रह गए और कभी भी वो खुलकर ये नहीं बता पाए कि वो मैथिल समाज से हैं। और जब मैथिल समाज से वो नहीं बता पाए तो जाहिर सी बात है कि मैथिल समाज तो सशक्त नहीं हुआ। सशक्त बनाया हमने ब्राह्मण समाज को।
हमारी प्रतिभा का पूरा पूरा श्रेय उन्होंने लिया। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी है, यानी हमारे टैलेंटेड लोग जो विदेशों में चले जाते हैं, वही हमारे साथ हुआ कि हमारे मैथिल समाज के लोग जो टैलेंटेड थे वो इन सरनेमों की वजह से दूसरे ब्राह्मणों में शामिल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समझे जाने लगे, जिससे कि हमारे समाज में ये एक छवि नहीं बन पाई अन्य जातियों में कि ये समाज भी सशक्त है, इनके लोग भी बहुत सारी जगहों पर हैं। तो ये छवि नहीं बन पाई, जिससे कि हमारा समाज धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि सारे भेदभाव भुलाकर, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि जो अपने को बढ़ई कहता है वो मैथिल ब्राह्मण नहीं है, जो अपने को लोहार कहता है वो मैथिल ब्राह्मण नहीं है। तो क्या ये बात सही है? आप खुद सोच कर देखिए। जबकि ये सारे लोग एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के यहाँ संबंध हैं इनके। तो एक कहता है कि नहीं मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, और ये सामने वाला जो बढ़ई है या लोहार है। तो क्या ये आप मानते हो कि संभव है? जब एक ही ग्रुप में जुड़े हो व्हाट्सएप में, सगे संबंधी भी हो, रोटी बेटी के रिश्ते हैं, तब फिर ये कैसे संभव है कि वो अलग है और हम अलग हैं? तो समावेशी विचारधारा का हमें फॉलो करना पड़ेगा, मतलब समावेशी विचारधारा अपनानी पड़ेगी। समावेशी विचारधारा क्या? कि सभी को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा, कि अगर हमारे संबंध, शादी संबंध आपस में हैं तो फिर हम अलग नहीं हैं। नाम, जाति का नाम हो सकता है कि लोकल जो परिस्थितियां हैं, आसपास की जो परिस्थितियां हैं, गांव की जो परिस्थितियां हैं, गांव गली की जो परिस्थितियां हैं, शहर की जो परिस्थितियां हैं, इनकी वजह से अलग अलग जातीय नाम से हो सकता है कि पुकारे जाते हैं। लेकिन शहरों की भी स्थिति मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ भी जो जातीय नाम है वो वही है जिस नाम से गांव में पुकारा जाता है। अब ये है कि चूँकि शहर में कोई इतना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, तो हम कुछ भी अपने आप को कह सकते हैं, वो बात एक अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने उधार के सरनेम लिए थे, उनसे जो नुकसान हुआ है, अब उन उधार के सरनेमों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया, उनको त्यागने का वक्त आ गया। क्योंकि जब तक हम एक सरनेम नहीं लगाएंगे तब तक उद्धार नहीं होने वाला। क्योंकि जब हम एक सरनेम लगाएंगे तो फिर जितने भी प्रदेशों में रह रहे प्रवासी हैं वो सब एक नज़र आएंगे, और जब पता चलेगा कि ये भी मैथिल, वो भी मैथिल, वो उस पोस्ट पे है, वो भी मैथिल, ये बिजनेस चला रहा है, ये भी मैथिल है, ये एजुकेशन में है, वो भी मैथिल है, तो फिर अन्य जातियों में हमारा दबदबा बढ़ेगा। प्लस राजनीति में भी हमारा दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि जब संख्या बल नज़र आएगा तो पार्टियां भी हम लोगों को तवज्जो देना शुरू करेंगी और कुछ पद भी वितरित करेंगी, हम लोगों को मौका देंगी कि उनकी पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं उसमें भी आए, प्लस जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनको टिकट मिले और वो चुनकर भी जाए। तो ये भी होगा। तो अब हमें, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं कि हम लोग मिथिला से निकले थे, लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। रास्ते हमें खुद बनाने पड़ेंगे। मिथिला का नाम लेते रहने से या अपने को वहाँ का जुड़ा होने
से, गर्व महसूस करने से काम नहीं चलने वाला। काम अब चलेगा व्यवहारिकता से। व्यवहारिकता क्या है कि हम चाहे जो भी हो, हम सब किसी को, एक दूसरे को चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हम सब एक हैं और हमें एक ही टाइटल अब अपनाना है, मैथिल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैथिल टाइटल ही क्यों, ब्राह्मणों के तो बहुत सारे टाइटल होते हैं, मिश्रा, तिवारी, पाठक, तो वो क्या एक नहीं? तो उन महानुभावों को मैं सादर ये बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ये समझने में। आपने ये तो देख लिया कि उनके ये बहुत सारे सरनेम हैं और फिर भी वो एक हैं, लेकिन ये बात भी आपको सोचनी चाहिए कि ये जो उनके टाइटल हैं वो सारी जातियाँ ये पहले से ही मान के चलती हैं कि ये टाइटल ब्राह्मणों के ही हैं, यानी उनके वेल इस्टेब्लिश्ड टाइटल हैं, मतलब पूर्णतः अच्छी तरीके से स्थापित टाइटल हैं वो, अर्थात उनके अधिकार हैं उन टाइटलों पर शुरू से ही। इस वजह से सारी जातियाँ ये जानती हैं कि ये सारे टाइटल ब्राह्मणों के हैं, तो वहाँ तो मतभेद या संख्या बल वहाँ न दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सारी जातियाँ ये कह रही हैं कि नहीं ये टाइटल तो ब्राह्मणों के ही हैं, तो फिर तो वो एक नज़र आएंगे ही आएंगे। तो ये भारी चूक उन लोगों से हो रही है जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण तो बहुत सारे टाइटल लगाते हैं लेकिन वो एक ही, वो फिर कैसे एक है? हमारी कंडीशन अलग है। हमारे जो टाइटल हैं, सपोज करिए कि झा या ओझा है। ओझा पूर्वांचल में जो ब्राह्मण है, किसी प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक बहुत फेमस टीचर भी हैं, वो भी हैं, तो ओझा जो हैं वो लगाते हैं। अब आप भी ओझा लगा रहे हैं, तो जब आप ओझा लगा रहे हो तो ये कैसे डिफरेंस हो पाएगा कि आप वो हो कि मैथिल हो? आप बताइए, नहीं हो पाएगा ना। इसी तरीके से झा की बात मैं करता हूँ। हालांकि झा लगाने से मैथिल ब्राह्मण तुरंत ही समझ में आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा कि मिथिला के ब्राह्मण और हमारे प्रवासी मैथिलों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है भाइयों, ये हमें समझना पड़ेगा। इतने सारे मैंने अंतर बताए और ये अंतर कोई छोटे मोटे अंतर नहीं, इनकी वजह से पूरी पहचान ही बदल चुकी है, और जब पहचान बदल चुकी है तो हम उनकी भी पहचान अब क्यों अपनाएं? हम प्रवासी जो मैथिल हैं, जो विभिन्न राज्यों में बसे हुए हैं, क्या हम कम हैं? क्या हमारी संख्या कम है जो हम अब उनका सहारा लें? ठीक है, अगर वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हम सब एक हैं, मिथिला के भी और हम भी। बट जब इतने सारे अंतर हैं तो हमें अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी, और जब सशक्त होंगे तभी लोग स्वीकार करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो सशक्त होने का एक ही रामबाण है कि एक टाइटल हो जाए। अब बात ये आती है कि मैथिल ही टाइटल क्यों? मैथिल टाइटल इसलिए कि हम अगर देखें तो हमारे जो रोटी बेटी के जिन लोगों से संबंध हैं, जैसे कि राज्य पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी सर्वे करके ये बताया, लिखित में बताया कि मैथिल ब्राह्मणों के जो रोटी बेटी के संबंध हैं वो पांचालों से हैं, धीमान से हैं, जांगीड़ से हैं, इन सब से हैं। तो जब ये लोग, जैसे धीमान ब्राह्मण धीमान टाइटल लिखते हैं, पांचाल ब्राह्मण पांचाल टाइटल लिखते हैं, जांगीड़ ब्राह्मण जांगीड़ टाइटल लिखते हैं, विश्वकर्मा ब्राह्मण विश्वकर्मा टाइटल लिखते हैं, तो मैथिल ब्राह्मणों का टाइटल क्या होना चाहिए? प्रश्न मेरा आपसे, और जवाब आप ही दोगे। सीधी सी बात है कि ब्राह्मण हटा दीजिए, बाकी जो बचा वही टाइटल है।
धीमान ब्राह्मण, ब्राह्मण हटा दिया तो धीमान है। मैथिल ब्राह्मण, ब्राह्मण हटा दिया तो मैथिल है। तो वो टाइटल के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है और इससे एक रूपता भी आएगी। हर जगह का मैथिल ब्राह्मण मैथिली लिखे। इससे अब जैसे जो हमारी पहचान जो अलग हो चुकी है, एक तरह से देखा जाए प्रवासी मैथिलों की पहचान मिथिला के जो मैथिल ब्राह्मण है उनसे टोटली अलग है। शैक्षिक रूप से भी, उन्नति की दृष्टि से भी, राजनीतिक रूप से भी, और फिर टाइटल की दृष्टि से भी, और सामाजिक हैसियत में भी। मैथिल ब्राह्मणों में जो प्रवासी मैथिल हैं उनमें अभी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शिल्प कार्य में ही हम लोग लगे रहे। तो हम लोग का ज़्यादातर जो युवा साथी पहले थे, 1 2 3 पीढ़ियाँ पहले, वो सब इसी कार्य में लगी थी। इस कार्य में लगे होने के भी एक वीडियो में बनाऊंगा, उसका क्या कारण है और उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो वो भी है, क्योंकि काम कोई भी हो, कोई ख़राब काम नहीं होता है, तो उस पर भी मैं लाऊंगा जानकारी के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी है। प्रवासी मैथिलों की पहचान मैथिल सरनेम, शिल्प कार्य जो हम लोग करते आ रहे हैं, और शिल्प कार्य कितना सम्मानजनक कार्य माना जाता था वैदिक काल में, उसका वर्णन मैं नहीं करूँगा। तब भी आप जानते ही कि वैदिक युग में जो शिल्प कार्य था वो बहुत ज़बरदस्त उसकी प्रतिष्ठा थी, और वही प्रतिष्ठित कार्य हम लोगों ने अपनाया। तो शिल्प कार्य को हम हीन भावना से न देखें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि शिल्प कार्य करना किसी जाति विशेष का ही काम है या उससे जाति तय हो जाती है, ये नहीं कहता मैं। लेकिन इसके साथ ही आपको व्यवहारिकता और थ्योरी यानी सिद्धांतिक और प्रैक्टिकल, इसमें भी अंतर करना पड़ेगा। कि थ्योरी में तो हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम लोग शिल्पी कहे जाते हैं सर्व समाज के द्वारा। इसमें आंखें मूंदने की ज़रूरत नहीं है। कबूतर अगर रेत में अपनी चोंच दबा लेगा या आंखें छुपा लेगा, तो जो ऊपर उड़ता हुआ बाज है वो ऐसा नहीं है कि वो भी विलुप्त हो जाएगा। कबूतर के आंख बंद करने से बाज या बिल्ली नहीं भाग जाएगी, उसे तो वो दिखाई दे ही रहा है। कबूतर ये भले ही सोचे कि अब मैं किसी को नहीं दिख रहा हूँ। तो शिल्प कर्म की जो पहचान हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये गौरवशाली पहचान है, इसको भी हमें दिमाग में रखना है। मैथिल ब्राह्मण होने के साथ साथ ये भी दिमाग में रखना है कि ये कार्य भी बहुत सम्मानजनक और गौरवशाली रहा है, और इसने भी तरक्की में, समाज की तरक्की में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो साथियों, ये मैंने पूरी तरीके से डिफरेंस बता दिया कि मैथिल ब्राह्मण बिहार के क्या हैसियत है, क्या पहचान है, और प्रवासी मैथिल को अभी उनके पास अवसर है, पहचान बनाने के अवसर हैं, उन्नति की राह तय करने के अवसर है, मंजिल पाने का अवसर है। और निश्चित रूप से जानिए कि हम लोग पाकर रहेंगे। अब कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज़ को। और शुरुआत बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं, मैथिल टाइटल लिख रहे हैं, और यकीन मानिए कि 1 2 साल लगेंगे अगर हमने मैथिल टाइटल अपना लिया। पहले तो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन सब पर मैथिल सरनेम लगा दें, क्योंकि कागज़ों में तो हम लोग जैसी उम्र है उसमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अपने बच्चों का, नाती का, पोतों का स्कूल में अगर वो हैं
तो अभी से प्रयासरत हो जाएं और शर्मा हटाकर, मिश्रा हटाकर, झा हटाकर, ओझा हटाकर, उपाध्याय हटाकर मैथिल करवा दें सीधे सीधे। अभी तो हम ऐसे लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा मैथिल, क्योंकि मजबूरी है, हमारे कागजों में मैथिल नहीं है। सोशल मीडिया पे हम डायरेक्ट भी लिख रहे हैं लक्ष्मीकांत मैथिल, बट हमारे जो बच्चे हैं उस पीढ़ी को हमें आज़ाद करना है। उस पीढ़ी को अब हमें कन्फ्यूजन में नहीं डालना। उसके लिए हमें उसे स्वतंत्र कर देना है कि कल को कहीं जब वो अच्छे पदों पर पहुंचे तो उनको कैप्चर न कर लिया जाए, दूसरे ब्राह्मण वर्ग के लोग कहीं उसको दबोच ना लें। मैथिल लगा होगा तो सहयोग करिए, बट हम मैथिल ही रहेंगे, ये उद्घोष होगा अगर मैथिल सरनेम लगा होगा तो साथियों, ये आज का वीडियो, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं और कई लोग ये दंभ भरते रहते हैं बिना हकीकत को समझे हुए, बिना प्रैक्टिकल और सिद्धांत को समझे हुए कि थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल के हिसाब से चलना होता है, व्यवहारिक क्या है उसके हिसाब से चलना होता है। जैसे संविधान में थ्योरी है कि अस्पृश्यता खत्म हो गई, अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, एक अपराध भी है वो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो गाँव में क्या आज भी अनटचेबिलिटी खत्म हुई है? क्या सभी गाँवों में जो सामाजिक हैसियत जाति के रूप में जिनकी कमज़ोर है, निम्न जाति के, निम्न जाति शब्द यूज कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो में क्लियर हो जाए सब बातें इसके लिए मैं कर रहा हूँ। क्या उनको विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न शादी समारोहों में सम्मानजनक तरीके से उनको बुलाकर निमंत्रण दिया जाता है जैसे अन्य जातियों को दिया जाता है? नहीं दिया जाता। लेकिन थ्योरी में तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल तो अभी चल रहा है ना। तो प्रैक्टिकली जो समाज में है, व्यवहारिकता है, उसी के हिसाब से हमें भी काम करना होता है। तो थ्योरी में तो हम जाहिर तौर पर मैथिल ब्राह्मण हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम शिल्प कार्य को करने वाले, काष्ठ कला को करने वाले, लौह कला को करने वाले ही कहे जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो सरनेम है मैथिल वो हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो साथियों, ये सिर्फ वीडियो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था कि मैथिल बिहार की और मैथिल प्रवासी, इनमें क्या अंतर है, और मैं समझता हूँ कि अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष मैं कुछ तो आपके लिए सोच छोड़ता हूँ और अपना भी निष्कर्ष ये दे देता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर हमारी पहचान अलग है तो हम अलग पहचान के साथ ही चलेंगे, और इसीलिए मैथिल टाइटल लेकर के चलेंगे, जो कि मिथिला के मैथिल ब्राह्मणों का भी नहीं है। ये सबसे खास बात है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मैथिल ब्राह्मणों का होगा। तो इन 2-4 पंक्तियों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अब हमें बुनियाद हिला देनी है, नींव हिला देनी है, जड़ें हिला देनी है और एक नई इमारत खड़ी करनी है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिल।